15 दिसंबर 2023 कोलोराडो पुलिस को इमरजेंसी नंबर पर एक कॉल आता है। दूसरे एंड पर शख्स पुलिस को बताता है वो ऑफिस है और उसकी वाइफ घर पर फोन नहीं उठा रही है और मॉर्निंग से ना मैसेज का रिप्लाई कर रही है। There, my name is Dan Krug. I don't think this is an emergency, but this feels really weird. Okay. My wife isn't responding to text messages or phone calls. Okay. We've had threats against us. We have both been targeted by a stalker. पुलिस की चिंता और बढ़ जाती है जब वो ये बात बताता है कि कुछ महीनों से उसकी वाइफ को धमकी भरे मैसेजेस और ईमेल भी मिल रहे थे, जिसके बाद पुलिस का एक ऑफिसर उसके घर जाता है। घर अंदर से लॉक होने की वजह से जब वो गैराज की छोटी विंडो से झांकता है तो अंदर का मंजर देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंदर एक बॉडी खून से लथपथ पड़ी थी और दीवार पर खून लगा हुआ था। ये 43 साल की क्रिस्टल थी और जिसने फोन किया था वो क्रिस्टल का हस्बैंड 44 साल का ओल्ड डैनियल था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि घर में घुसकर उसका किसी ने मर्डर कर दिया था और क्रिस्टल को धमकी भरे मैसेजेस और ईमेल कौन सेंड कर रहा था? इस केस में इतने ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जिन्हें देखकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। पुलिस भी ऐसे पहले किसी केस से रूबरू होने वाली थी जिसकी उम्मीद उन्होंने कभी नहीं की थी। 43 साल की क्रिस्टल अपने पति डैनियल और 3 बच्चों के साथ कोलोराडो के ब्रूमफील्ड में रहती थी। इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। डैनियल की एक अच्छी प्राइवेट जॉब थी। क्रिस्टल भी बहुत खुश रहने वाली, पोलाइटली बात करने वाली लेडी थी और आसपास के लोग और उसे जानने वाले उसकी काफी तारीफ करते थे। वो एक इंजीनियर थी। क्रिस्टल ने कुछ साल पहले ही अपनी जॉब छोड़ दी थी। वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी। क्रिस्टल को डांस करना भी काफी पसंद था, इसलिए इवनिंग में वो डांस क्लास भी जाया करती थी। इनकी लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही थी, बट इनकी हंसती खेलती लाइफ को किसी की नजर लगने वाली थी और सब कुछ बदलने वाला था। 2 सितंबर को जब क्रिस्टल बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी, डैनियल पुलिस को कॉल करता है। जब पुलिस उसके घर आती है वो उनको बताता है जब वो मॉर्निंग वॉक करके घर वापस आया तो उसने घर से एक आदमी को निकलते देखा जो डैनियल को देखकर भागता है और दीवार से कूदकर भाग जाता है। घर का सामान तो चोरी नहीं हुआ था, पर घर की एक की गायब थी। वो चोर उनके घर की की लेकर भाग गया था। पुलिस वाला डैनियल को घर के सारे लॉक चेंज करने और सीसीटीवी लगाने का सजेस्ट करता है। 2023 सितंबर, डैनियल की चोरी की रिपोर्ट करने के 9 दिन बाद क्रिस्टल जब मॉर्निंग में उठती है, पिछले कई हफ्तों से उसे अजीबोगरीब अननोन मैसेजेस मिल रहे थे। उसे ये एहसास होता जा रहा था कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। अब तक इसमें किसी का भी कोई नाम नहीं था, बल्कि एक अननोन इंसान था जो लगातार उसके करीब आता जा रहा था। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। जैसे ही क्रिस्टल मॉर्निंग में नॉर्मली डेज की तरह बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए तैयार करती है और अपनी कॉफी बनाने के बाद बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने वाली होती है, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। वो स्क्रीन पर नजर डालती है और एक ऐसा नाम देखती है जिसके बारे में उसने सोचा तक नहीं था, जैक एंथनी हॉलैंड। ये वो इंसान था जिसको उसने अपनी टीनेज में कुछ टाइम के लिए कभी डेट किया था। ये मैसेज काफी डराने वाले थे। हे क्रिस्टल, इट्स एंथनी। आशा है सब ठीक होगा। मैंने तुम्हारे बारे में जानकारी ढूंढी। मैं हर कुछ हफ्ते में बोल्डर जाता हूँ। सोचा कि हम मिल सकते हैं। क्या तुम रेडी हो? पहले तो क्रिस्टल ने इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं, क्योंकि उन दोनों ने लास्ट टाइम कई साल पहले बात की थी, इसलिए वो उसके मैसेज को अब इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। लेकिन अगले हफ्ते सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि एंथोनी कुछ दिन बाद उसे जो मैसेज करता है उससे क्रिस्टल डर जाती है। वो मैसेज भी बहुत सेक्सुअल और उनमें ये भी लिखा था कि तुम्हें देखा तुम काफी मोटी हो गई हो। इतना ही नहीं, सो यू एट द डेंटिस्ट टुडे। आज तुम्हें डेंटिस्ट के यहाँ देखा और तुम्हारे लाइसेंस प्लेट की वैधता खत्म हो गई है, इसे ठीक करना होगा। अचानक क्रिस्टल का डर हकीकत में बदल गया।
इसका मतलब कोई उस पर नजर रखे था और उसको आते जाते हुए भी देख रहा था। अब वो इस भयानक पॉसिबिलिटी के साथ जीने लगी थी, उस पर नजर रखी जा रही है। और अब उसे पूरा यकीन था कि ये एंथोनी ही वो इंसान है जो हफ्तों से उसे मैसेज ईमेल कर परेशान कर रहा है। क्रिस्टल ने पुलिस कंप्लेंट करी और एक पुलिस वाला घर आया। उसने क्रिस्टल की कार भी चेक करी। क्रिस्टल को डर था कहीं उसकी कार में किसी ने ट्रैकर तो नहीं लगाया है जो उसे आते जाते ट्रैक कर रहा है। पर पुलिस ने घर आकर उसकी कार चेक करी पर कोई ट्रैकर नहीं मिला। क्रिस्टल अब और ज्यादा सतर्क हो जाती है और इसलिए अपने घर पर चारों तरफ वो सीसीटीवी कैमरा भी लगवाती है। क्रिस्टल इन सब चीजों से इतना ज्यादा डर चुकी थी कि वो अपने साथ हमेशा एक लोडेड पिस्टल भी रखने लगी थी। कंडीशन इतनी ज्यादा बुरी थी कि उसे हर टाइम यही लगता था कि कोई उस पर नजर रखे हुए है और उसका पीछा कर रहा है। क्रिस्टल को मुश्किल से ही नींद आती थी। वो रात भर बार बार विंडो से चेक करती थी कि कोई बाहर उस पर नजर तो नहीं रखे है और छोटी छोटी आवाज भी उसे नींद से उठा देती थी। वो अपना पीछा करने वाले से मिले हर मैसेज का रिकॉर्ड रखने के लिए स्प्रेडशीट भी रखती है। फिर लगभग 1 महीने तक ना कोई ईमेल ना मैसेज आया। फिर उसके बाद एंथनी के एक नए ईमेल ने क्रिस्टल के सबसे बुरे डर को यकीन में बदल दिया। क्या ये तुम्हारे पति हैं? गाड़ी ऐसे चलाते हैं जैसे एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे चल रही हो। उसे सेफली गाड़ी चलानी चाहिए। और सबसे शॉकिंग बात, ईमेल के साथ एक फोटो भी अटैच थी जिसमें उसके हस्बैंड डैनियल अपने ऑफिस के बाहर नजर आ रहे थे। अब उसका पीछा करने वाला स्टोकर सिर्फ उस पर ही नहीं बल्कि उसकी फैमिली पर भी नजर रखे हुए था और उसकी पूरी फैमिली को निशाना बना रहा था। क्रिस्टल को अब समझ आ गया था वो इन सब को अकेले हैंडल नहीं कर सकती है। इसलिए एंथोनी के एड्रेस और डिजिटल हिस्ट्री का पता लगाने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव को काम पर रखती है और पुलिस को भी कॉल करती है और अपने साथ इतने टाइम से चल रही प्रॉब्लम उनको शेयर करती है। How can I help you tonight? What's going on? Yeah, so I have an ex from a very long time ago who has occasionally found me on social media, and it's never been an issue until this month. So this month, I have received numerous text messages, and then today I got an email that is very threatening, and it escalated to the point that he took a recent picture of my husband at his work location. So the stalking is getting a little too aggressive at this point in time. उसकी फाइल डिटेक्टिव एंड्रियो मार्टिनेज के पास पहुंचती है। एंड्रियो मार्टिनेज ब्रूमफील्ड के सबसे हार्ड केस पर काम कर चुके थे जिनमें किडनैपिंग और हिंसक अपराध शामिल थे। एंड्रियो क्रिस्टल से मिलने जाते हैं ताकि वो केस को समझ पाएं कि क्या हो रहा है और एंथनी कौन है और उन्हें मैसेज क्यों कर रहा है। क्रिस्टल ने उन्हें बताया कि कहां से ज्यादा चीजें बिगड़नी शुरू हुई। एंथोनी ने उसकी फैमिली, उसके बच्चों की सारी फोटोज फेसबुक पर 2014 में देखी थी जब उसकी लास्ट टाइम उससे फेसबुक पर बात हुई थी। उसके बाद उसने अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल लॉक कर दिया। ये सब काफ़ी अजीब था जहां वो उसे कहता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं और मेरी फैमिली को ये बात बहुत पसंद है कि हम अब भी बात कर रहे हैं। क्रिस्टल को ये बात बहुत अजीब लगी। उसने कहा, मैं अपनी मैरिड लाइफ से खुश हूँ और मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। मुझे मैसेज करना बंद करो। और उसके बाद वो काफ़ी इमोशनल हो गया और दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया। 2014 से उसका कोई मैसेज नहीं आया था पर कुछ हफ्तों पहले उसे मैसेज आना स्टार्ट हुए। पहले अननोन मैसेजेस आए और बाद में एंथोनी के नाम से। स्टोकर सिर्फ अननोन नंबर से मैसेज ही नहीं भेज रहा था बल्कि मल्टीपल नंबर यूज कर रहा था और अलग अलग डिजिटल आइडेंटिटी भी यूज कर रहा था। क्रिस्टल के नंबर, अकाउंट की जानकारी सब कुछ बदलने के बाद भी वो उससे कांटेक्ट करने का तरीका ढूंढ लेता था। वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि उसे कोई पकड़ ना पाए और ना ही ट्रैक कर पाए। एंड्रियो समझ चुका था क्रिस्टल एक ऐसे इंसान से रूबरू हो रही है जो खुद को सबसे छुपाना चाहता है या फिर कुछ बहुत ज्यादा बुरा करने की प्लानिंग कर रहा है। पीछा करने वाले का पता करने के लिए
एंड्रियो ईमेल और फोन रिकॉर्ड कंपनी को ईमेल लॉग अकाउंट की जानकारी देने के लिए वारंट भेजता है। डिजिटल सबूत का वापस आने का वेट करते हुए एंड्रियो ने किसी और एंगल से भी केस को देखना स्टार्ट किया। डैनियल ने सितंबर में घर में हुई चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें एक अजनबी ने घर में घुसकर उसके घर की चुरा ली थी। वो डैनियल को नॉर्मली पूछताछ के लिए बुलाते हैं। डैनियल बताता है उसे क्रिस्टल ने 2 नवंबर को पहली बार इन सब चीज़ों के बारे में बताया था, जब ईमेल में उसकी फ़ोटो भेजी गई थी, जबकि मैसेजेस 2 अक्टूबर से आ रहे थे। तब एंड्रियो को पता चला हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे जितना बाहर से दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे थे जो उन दोनों के लिए और उनके बच्चों के लिए अच्छा था। वो फैमिली को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे थे, बट पीछा करने वाले को कैसे पता था उनकी पर्सनल लाइफ? ये बात एंड्रियो को समझ नहीं आ रही थी। शायद डैनियल ही वो मैसेज भेज रहा था ताकि उसकी और क्रिस्टल की मैरिड लाइफ वापस से अच्छी हो पाए, बट इसके पुख्ता कोई सबूत नहीं थे, इसलिए मेन सस्पेक्ट एंथोनी ही था। और क्रिस्टल भी पूरी तरह से श्योर थी कि ये सब उसका एक्स बॉयफ्रेंड ही कर रहा है। नवंबर में मैसेज और ईमेल पर धमकियां और ज़्यादा बढ़ने लगी। क्रिस्टल सारे मैसेज सेव करती और सारा टाइम कैमरे चेक करती। आखिरकार दिसंबर में उसे एक ऐसा मैसेज मिला जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। हे गॉर्जियस, मैं अब तुमसे मिलने नहीं आ सकता। अब कोलोराडो में रहने का टाइम खत्म हुआ। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं चाहती कि हम बात करें। इतने हफ्तों से उसको और उसकी फैमिली को इन मैसेजेस के बाद राहत की सांस मिली और लग रहा था एंथनी अब खुद ब खुद पीछे हट रहा है और शायद वो शहर छोड़कर भी जा रहा है। लेकिन रियलिटी में ये पीछा करने वाले का हमला करने से पहले उन्हें बेखबर करने का आखिरी दाव था। मर्डर करने से 1 घंटे पहले दिन की शुरुआत बाकी दिन जैसी ही थी। डैनियल काम पर जाने के लिए निकला और क्रिस्टल मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निकल जाती है। उसके कुछ मिनट के बाद कोई आदमी सामने के दरवाजे के पास आता है और डोरबेल कैमरे को टेप से ढक देता है और घर के अंदर घुस जाता है। कुछ टाइम बाद क्रिस्टल बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस घर आती है और गैराज में कार वापस खड़ी करती है और कार से बाहर निकल जाती है। उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अंदर पहले से ही कोई उसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और जैसे ही वो कार का दरवाजा बंद करती है, वो पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसकी चेस्ट पर चाकू मारकर खून बहता उसे फर्श पर ही छोड़कर भाग जाता है। महीनों की प्लानिंग के बाद आखिरकार वो पल आ ही जाता है जिसका वो इंतजार कर रहा था। उसी मॉर्निंग के बाद डैनियल अपने ऑफिस से क्रिस्टल को फोन करता है, पर वो ना फोन उठाती है और ना ही मैसेज का जवाब देती है। कुछ घंटे बीत जाते हैं, उसका कोई पता नहीं चलता, ना बैक कॉल आती है। डैनियल डरकर पुलिस को कॉल करने का फैसला करता है। डैनियल के कॉल करने के बाद कुछ मिनट के अंदर क्रिस्टल की हालत जानने के लिए एक पुलिस ऑफिसर डैनियल के घर पर भेजा जाता है। इसी दौरान डैनियल क्रिस्टल की मां को भी फोन करता है और उन्हें भी सारी बात बताकर उन्हें घर जाकर देखने को बोलता है। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ पलों बाद वो कुछ ऐसा देखने वाली हैं जिसकी उम्मीद उन्होंने अपने पूरे जीवन में नहीं की होगी। जब तक वो वहां पर पहुंचने वाली होती हैं, तब तक पहले ही एक पुलिस ऑफिसर वहां पहुंच जाता है, पर डोर अंदर से लॉक होता है और बार बार नॉक करने पर भी कोई डोर नहीं खोलता है। तभी पुलिस ऑफिसर गैराज की तरफ जाता है, जहां ऊपर छोटी छोटी विंडो से वो झांकने का ट्राई करता है, पर विंडो काफ़ी ऊपर थी। तब वो अपनी कार वहां लाकर उसके बोनट पर खड़ा होकर जैसे ही विंडो से झांकता है, वो कुछ ऐसा देखता है जिससे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वहां ज़मीन पर एक बेजान पड़ी हुई बॉडी दिखती है और दीवार पर ब्लड फैला था। वो तुरंत भागता हुआ मेन डोर तोड़कर अंदर जाता है, पर अंदर कोई नहीं था
और गैराज में क्रिस्टल की बॉडी जमीन पर पड़ी थी, जिसके सर और चेस्ट से ब्लड बह रहा था। वो उसे सीपीआर भी देता है, पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्रिस्टल दम तोड़ चुकी थी। और तभी वहाँ क्रिस्टल की मॉम भी पहुँच जाती है। वो ये सब देखती है। इससे पहले कुछ समझ पाती, उनको पुलिस वाला कार में बैठा देता है। Go ahead, take a seat for a minute. I'll be right back here, okay? उनकी बेटी, जिसे बचपन से पाल पोस के उन्होंने इतना बड़ा किया था, उसको जमीन पर ऐसे पड़ा देख उनका बहुत बुरा हाल था और उन्हें संभाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। क्रिस्टल की बॉडी के पास पड़े हुए उसके पर्स में पुलिस को हैंडगन भी मिली, जिसे निकालने तक का भी टाइम उसे नहीं मिला। पुलिस वाले आसपास के एरिया में तलाशी करते हैं, पर उन्हें वहां मेन गेट पर लगे डोरबेल कैमरा पर नीली टेप दिख जाती है और घर में किसी के जबरदस्ती घुसने के कोई भी सबूत नहीं मिलते। इससे ये चीज साफ थी कि किलर ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी और वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आया था। क्रिस्टल की फैमिली कुछ देर बाद वहाँ पहुँच जाती है। उसके फादर, भाई, भाभी और कुछ ही देर में डैनियल भी वहाँ पहुँच जाता है, जिसका ये सब देखकर रो रो के बहुत बुरा हाल था। जिसके लिए वो सब कुछ कर रहा था, वो आज उसके साथ नहीं थी। किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया था। ये सब देखकर डैनियल भी सदमे में था। क्रिस्टल की बेटी ने पहले ही अपने फ़ोन में कैमरा की नोटिफिकेशन खोलने पर उसे पता चल चुका था कि घर पर कुछ हुआ है। सबको कैमरे पर रोता देख और घर पर इतनी सारी पुलिस और एम्बुलेंस से वो समझ चुकी थी। उससे जब पूछताछ की, उसने भी बताया कि मम्मी को कोई धमकी दे रहा था और उनका पीछा कर रहा था। क्रिस्टल की बेटी एक और खुलासा करती है, जो सिर्फ चौंकाने वाला नहीं था बल्कि घिनौना भी था। वो बताती है पीछा करने वाला स्टॉकर उनकी फैमिली को सिर्फ धमका ही नहीं रहा था, बल्कि घर के अंदर की कहानी को मोड़ भी रहा था। वो ऐसा दिखा रहा था क्रिस्टल चुपके से उसके साथ मिलकर डैनियल को मारने की साजिश रच रही है। बच्चों को भी मैसेज करके ये यकीन दिलाया जा रहा था कि उनकी माँ खतरनाक है, जबकि डैनियल एक असहाय टारगेट है जिसे प्रोटेक्शन की जरूरत है, जिससे बच्चों को अपनी माँ पर भरोसा ना रहे। पुलिस वाले वहाँ आसपास के लोगों से पूछताछ और वहाँ लगे सारे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को चेक करते हैं, ताकि कातिल का कुछ सुराग मिल सके। और पुलिस की एक टीम क्रिस्टल के एक्स बॉयफ्रेंड एंथनी को ढूंढने में लग जाती है। पुलिस वालों ने आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए डैनियल को पुलिस स्टेशन बुलाया। डैनियल ने पुलिस को बताया कि उसके घर में किसी ने सितंबर को घुसने की कोशिश की थी और उनके घर की की भी गायब थी। उसकी रिपोर्ट करने के बाद उन्होंने अपने घर पर 4 कैमरे लगा दिए थे, एक फ्रंट में डोरबेल, एक घर की साइड में, बैक में और एक घर के ड्राइववे को कवर करता था। बट पुलिस वालों ने जांच में देखा मर्डर वाले दिन सभी कैमरे मॉर्निंग 8:15 से 10:15 तक बंद थे। सिर्फ गैराज के बाहर वाला कैमरा ऑन था और डोरबेल वाले कैमरे पर टेप लगाकर उसका व्यू भी बंद कर दिया था। ये बात पुलिस वालों को हजम नहीं हो रही थी कि ठीक मर्डर के टाइम सारे कैमरे एक साथ ऑफ कैसे हो सकते हैं। और जब पुलिस वालों ने डैनियल से इसके बारे में पूछा, उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था और वो बातें घुमाने लगा और इमोशनल होकर रोने लगा कि वो अपनी वाइफ को बचा नहीं सका। पर पुलिस ने एक बात नोट करी, डैनियल रो तो रहा था पर उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे। डिटेक्टिव एंड्रयू ने उससे कहा वो डैनियल को भी सस्पेक्ट के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि क्रिस्टल की माँ ने भी उन्हें बताया था कि क्रिस्टल डैनियल से अलग होना चाहती है और बच्चों को भी अपने साथ अलग रखना चाहती है। डिटेक्टिव ने डैनियल के फेस पर टेंशन और घबराहट को भांप लिया था। पूछताछ में क्रिस्टल के माँ बाप और भाई भाभी ने भी पुलिस को बताया कि दोनों के बीच सब ठीक नहीं था। वो डैनियल से अलग होना चाहती थी। उनके बीच रिश्ते अस्त व्यस्त थे पर हिंसक नहीं थे। बट उन्हें डैनियल पर कोई शक नहीं था। उन्हें लगता था इसके पीछे
क्रिस्टल के एक्स बॉयफ्रेंड एंथोनी का ही हाथ है। पर फिर भी पुलिस डैनियल को सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर नहीं रख सकती थी। अब मुख्य आरोपी एंथोनी के मिलने पर ही इस केस में कोई लीड मिल सकती थी। पुलिस की टीम को कुछ हफ्तों बाद सफलता मिली। उन्हें एंथोनी का यूटा का एक एड्रेस मिलता है। ब्रूमफील्ड पुलिस यूटा पुलिस से मिलकर उस एड्रेस पर जाती है। अब तक एंथोनी का अस्तित्व केवल ईमेल और धमकियों में एक नाम के रूप में ही था और अब पुलिस उसके पते पर पहुंचकर उसे पकड़ने वाली थी। और जब पुलिस उसके घर जाती है तब डोर एंथोनी ही खोलता है। वो नशे में था। पुलिस उससे क्रिस्टल के बारे में पूछती है। वो बताता है वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी और उनका ब्रेकअप सन 2000 में हो गया था और उसकी 2014 में फेसबुक पर लास्ट टाइम नॉर्मली बातचीत हुई थी और फिर दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया था। फिर दोनों के बीच कभी बातचीत नहीं हुई और पुलिस की जांच में एंथोनी की सारी बातें सच निकली। उसने ना कभी यूटा छोड़ा था और ना ही कोलोराडो के पास गया था। ये बात उसकी वाइफ ने और उसकी लोकेशन से भी कंफर्म हो गई और वो मर्डर वाले दिन यूटा में लगे कैमरे में भी दिखा था। तो उसे अब सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया और अब मेन सस्पेक्ट डैनियल ही रह गया था। और पुलिस ने जब डैनियल के बैकग्राउंड की गहराई से जांच करी तब पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। जब पुलिस ने कुछ पुराने ऐसे ही सेम केस की छानबीन करी तो पता चला कई साल पहले एक औरत जिसका नाम कैरी था उसे भी सेम ऐसे ही मैसेजेस और ईमेल मिला करते थे और उस पर भी कोई सनकी आदमी नजर रखता था और बाद में पता चला वो डैनियल की एक्स गर्लफ्रेंड थी। पुलिस ने जल्दी ही कैरी का पता लगा लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसके और डैनियल के ब्रेकअप के बाद उसको काफी अलग अलग आईडी से टेक्स्ट आते थे। ये सिलसिला काफी महीनों तक चला। काफी टाइम बाद उसको पता चला वो अननोन मैसेजेस डैनियल ही करता था। ये दोनों केस में पैटर्न भी एकदम सेम था और इंसान भी। अब पुलिस ने केस की पूरी तस्वीर फिर से रेडी की। जब क्रिस्टल मॉर्निंग में 7:55 पर बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस घर पहुंचती है, कार गैराज में ले जाती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। 8:55 पर सारे सिक्योरिटी कैमरा बंद हो जाते हैं। गैराज के कैमरे को छोड़कर और 2 घंटे के लिए कैमरा बंद रहते हैं। 8:30 पर गैराज कैमरे में डैनियल कार लेकर ऑफिस जाता नजर आता है और उसके ऑफिस के कैमरे में वो 9 बजे ऑफिस में आते जाते नजर आता है और बहुत नॉर्मल लग रहा था, जैसे घर पर कुछ हुआ ना हो। उस टाइम के आसपास पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में ना तो क्रिस्टल के घर पर कोई आते हुए दिखता है और ना ही जाते हुए। और क्रिस्टल की ऑटोप्सी रिपोर्ट में उसकी मौत का समय 8 से 8:30 बजे के बीच में मेंशन था और तब डैनियल घर पर ही था। और इतने टाइम से क्रिस्टल को जिन मैसेज ईमेल ने डरा रखा था और वो सारे मैसेजेस ईमेल का आईपी एड्रेस डैनियल के ऑफिस का था और उसने वो सारे अकाउंट अपने ऑफिस के पीसी से ही बनाए थे। पर डैनियल ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया और एक वकील की मांग कर ली। क्रिस्टल को धमकी भरे सेक्सुअल मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल किए गए बर्नर फोन डैनियल के नाम पर ही रजिस्टर्ड वीजा गिफ्ट कार्ड से खरीदे गए थे और सेल टावर से पता चला ये बर्नर फोन डैनियल के पर्सनल फोन एक ही जगह पर थे और इसका मतलब था डैनियल एक साथ दोनों डिवाइस इस्तेमाल कर रहा था। और फिर डैनियल के गूगल सर्च हिस्ट्री जो उसने मर्डर से एक दिन पहले की थी और फिर पुलिस ने डैनियल को गिरफ्तार कर लिया। अप्रैल 2025 कोर्ट में सारे डिजिटल एविडेंस, गूगल सर्च, फोन डाटा सब कुछ सबूत के तौर पर पेश किया गया। वहीं डैनियल के डिफेंस ने बोला क्राइम की जगह पर उसकी फिजिकल एविडेंस नहीं मिला है और उसने ये मर्डर नहीं किया है। इस शीशे की तरह साफ था। 17 अप्रैल 2025 को कोर्ट का फैसला आया जिसमें डैनियल को फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी पाया गया और उसे बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
इस केस में डैनियल की सनक कि उसकी वाइफ उसे छोड़ कैसे सकती है। इसी सनक के चलते उसने एक ऐसा खतरनाक प्लान बनाया जिसमें उसकी खुद की, उसके बच्चों की और क्रिस्टल के माता पिता की दुनिया ही उजाड़ दी। ये सब करते हुए एक बार भी उसने नहीं सोचा, बल्कि खुद के बच्चों के सर से उनकी माँ का साया छीन लिया